हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये जो वीडियो है वो होगा न्यू रूल्स ऑफ एमसीसी काउंसलिंग। मतलब एमसीसी में जो जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें छोटी छोटी बातों को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो शायद और लोग छोड़ दे रहे हैं। मैं उन सभी बातों को ही बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, अंकित आर्यन ऑफिशियल को। इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी काउंसलिंग के बारे में है। इस वीडियो में मैं एमसीसी काउंसलिंग के कुछ जो न्यू रूल्स आए हैं, पब्लिश हुए हैं, जो रिवाइज्ड कल देखिए प्रोस्पेक्टस जो था वो दो बार रिलीज हुआ है। एक बार पहले रिलीज हुआ था, फिर उसके बाद रिवाइज्ड हुआ है जिसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना है, ख़राब लगे डिसलाइक कर दो, शेयर करना है ज़रूर वीडियो को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, फॉलो कीजिए, उसके बाद मैसेज कर लीजिए, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ। थोड़ा सी समय की कमी होती है तो इसलिए थोड़ा लेट रिप्लाई मिल सकता है, लेकिन रिप्लाई देते हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा था कि डिस्कस करूँगा क्या एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। अब देखिए एक और चीज़ है, जो बिहार से हैं, बिहार के डोमिसाइल रखते हैं, उनके लिए एक ये है कि मैं बिहार स्टेट कोटा का काउंसलिंग करवा रहा हूँ इस बार, और वो भी उसका काउंसलिंग का जो चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया है, ठीक है। इसमें आपको क्या फीचर मिलता है, अभी तक जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं उसमें से मैं देख रहा हूँ कि लगभग 20-30% का क्या हो रहा है, कैंडिडेट का 20-30 से ऊपर ही 50% लगभग कैंडिडेट का क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। तो वो ज्वाइन किए हैं, उनका मैंने डॉक्यूमेंट सही करवा के रख दिया है। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग जो भी हैं बिहार से स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज लेना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 1500 रुपये कोई बहुत बड़ी चार्जेज नहीं होती है। इसमें फीचर्स आपको क्या क्या मिलेगा, काउंसलिंग असिस्टेंस ऑन व्हाट्सएप, जो जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं उनको मिल रहा है। क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही आप ये ज्वाइन कीजिएगा उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दूंगा डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट को मैं आपसे मंगवाऊंगा। हर एक चीज़ उसमें बहुत अच्छे तरीके से जांच करूँगा मैं कि कहीं पे आपका नाम में कुछ अंतर है, या फिर कहीं पे कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जो कि जनरली गवर्नमेंट इशू करती है, तो उसमें अगर दिक्कत है तो अभी भी टाइम है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सही किया जा सकता है। लेकिन एक बार जब काउंसलिंग में आप पहुँच जाइएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो रखा होगा, और आप जब डॉक्यूमेंट गलत लेकर के जाइएगा आपको सीट सीधे बाहर कर दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको उस राउंड से क्या आपको परमानेंट भी हटा सकते हैं काउंसलिंग से। तो इसलिए एक सीट का सिर्फ 1500 रुपया चार्जेस एक सीट बचाने के लिए मुझे लगता है वर्थ इट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होगा कि कॉलेज चॉइस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। इसमें आपको प्रेफरेंस कैसे बनाया जाएगा कि आपको फ़ीस बता दिया जाएगा, कॉलेज का, हर एक कॉलेज का फ़ीस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका क्या उसमें खूबियाँ हैं, क्या उसमें खामियाँ हैं, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आपका घर के पास है या घर से दूरी है, आपको क्या चाहिए, किस तरीके का आपका ये मतलब डिज़ायर है कि किस तरीके का मेरा कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक लंबा समय गुजारना है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ाई भी चाहिए और उसके साथ-साथ आपको पैसा भी कम लगना चाहिए, उसके साथ-साथ आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए प्रेफ़रेंस ऑर्डर आपको बताऊँगा, आपका बनाऊँगा इन सभी चीज़ों का। फिर आगे देखते हैं कि हाउ टू टैकल विथ ऑल काउंसलिंग रूल्स। कुछ काउंसलिंग्स में कुछ रूल्स होते हैं जो कि समझ के बाहर होता है, और नॉर्मली जो पहली बार काउंसलिंग करवा रहे होते हैं उनके लिए तो समझ के बाहर होता है। तो जो पहली बार, दूसरी बार, या फिर जो जिन्हें लगता है कि मैं काउंसलिंग में उतना निपुण नहीं हूँ लेकिन मुझे काउंसलिंग अच्छे से करवाना है क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा है, या फिर जिन्हें लगता है कि मुझे काउंसलिंग को समझना है, काउंसलिंग किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ जानना है, उनके लिए 1500 रुपया कोई कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हाँ, और कुछ अगर आपको डाउट सॉल्विंग करना है, आपका कुछ ऐसा डाउट आता है तो मैं कॉल पे भी डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट से कॉल पे, मतलब मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं सबसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी। तो और एक और जो फीचर है कि आपको अगर स्टेट कोटा में सेकेंड राउंड तक सीट नहीं मिलता है तो जो मॉप अप राउंड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। वो मॉप अप राउंड क्या होता है, ऑफलाइन। अब मॉप अप राउंड जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा उसमें आपके साथ मैं वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पे रहूँगा, ऑफलाइन सेंटर पे रहूँगा, जो कि बीसीसी ऑफिस पटना में होता है। वहाँ पर भी कुछ होती हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की, आपको डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पर भी मैं मिला लूँगा कि क्या आपका सही है या नहीं है। कुछ चीज़ें जब हॉल में आप पहुँच जाते हो तो जो आपकी गलतियाँ होती हैं वहाँ पर माफ़ करने के लिए ना वक्त होता है और ना वो माफ़ करेंगे, ठीक है। वक्त भी नहीं होता, आपके पीछे वाले सीट में लेने के लिए खड़े हैं। तो
आपका अगर सीट छूट जाएगा वो सबसे बड़ा दुःख दर्दी होगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सीट छूटते हुए देखा है उन्हीं की गलतियों के कारण। तो अगर उनको असिस्टेंस मिल जा गया होता, उनको कोई बता दिया होता तो वो गलती नहीं किए होते, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या है कि जिनको भी जॉइन करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आपका नंबर आ रहा है मेरा 9430668717। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, हाय सेंड करना है। मैं आपको फिर उसके बाद आगे एक क्यूआर दूँगा, उस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद मैं आपको अपने से कनेक्ट करवा लूँगा। उसमें फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर में आपको कुछ लिस्ट दूँगा, वो डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। वो डॉक्यूमेंट आपका अगर नहीं है तो आपको तैयार करवाना है, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर ये डिस्प्ले पे लगातार आ रहा है, हर एक पेज में आएगा 9430668717। इस पे सिर्फ और सिर्फ पेड काउंसलिंग सर्विस वाले ही मैसेज करेंगे। नॉर्मल डाउट इस पे नहीं सॉल्व किया जाता। जो पेड सर्विस लेते हैं उन्हीं का डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाता है और उनको ही कॉल अटेंड किया जाता है। नॉर्मल लोग डाउट पूछने के लिए इस नंबर का प्लीज़ उपयोग ना करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, काउंसलिंग का कुछ रूल्स होते हैं, तो जो कि मैं आपको सिंपल एक चार्ट के फॉर्म में समझा देता हूँ, ठीक है? जो इस बारे का रूल्स है काउंसलिंग एमसीसी का, जो ऑल इंडिया कोटा जो 15% काउंसलिंग का रूल है, वो मैं एक चार्ट के फॉर्म में मैंने खुद बनाया है, खुद लिखा है, ठीक है? एमसीसी काउंसलिंग 2023 में राउंड 1 में आपको, जब राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए नहीं कीजिए आपके मन पे है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो आपको क्या होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और काउंसलिंग चार्ज जो हो गया वो आपका 5,000 और 10,000 होता है। 10,000 होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 5,000 जो होता है वो और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया। फिर उसके बाद ये सब जो भी और एससी एसटी कैटेगरी होता है उसके लिए 5,000 रुपये चार्ज होते हैं, वो कि हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट से कटवाइएगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको सीट नहीं मिलता है या मिलता है वो वापस आएगा। अगर वो वापस आता है तो अगर आप कैफ़े में जाकर के फॉर्म भरवा रहे हो और अगर उनके अकाउंट से कटवा रहे हो तो वो पैसा आपको 5 महीना बाद आएगा। 5 महीना बाद आप शायद उस जगह पे रहो या नहीं रहो, उनसे पैसा आप माँग ना पाओ या फिर वो देने से मुकर जाए। तो वो 5,000 या 10,000 रुपया होगा। और जो प्राइवेट के लिए डीम्ड के लिए 2 लाख रुपया दे रहे हैं, वो प्लीज़ अपने ही अकाउंट से कटवाइएगा पैसा, ताकि वापस भी आए तो आप ही के अकाउंट में आए, या फिर अपने रिलेटिव के अकाउंट से कटवाइए, अपने भैया से और भी कोई भी किसी से भी कटवाइए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप काउंसलिंग चार्जेस तो उन कैफ़े वाले से कटवा लो, लेकिन ये आप सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने ही अकाउंट से कटवाना है, ठीक है? अब अच्छा देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग करना है। अब चॉइस लॉकिंग में क्या है, चॉइस पहले फिलिंग करना है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग होता है। अब चॉइस आप खुद से भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप खुद से लॉक करोगे तो आपको एक प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने जो चॉइस लॉक किया है उसको आप प्रिंट कर सकते हो एक पीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन अगर आप चॉइस को छोड़ देते हो, अगर आप भूल जाते हो और लास्ट डेट चॉइस लॉकिंग का खत्म हो जाता है, तो इसमें भी कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है? सिस्टम खुद ब खुद लॉक करेगा, एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद वो खुद से खुद लॉक कर देगा उसको, ठीक है? तो मैं सजेशन दूँगा कि आप लोग खुद से चॉइस लॉक कर लो। अगर भूल भी गए तो हड़बड़ाना नहीं है, वो खुद लॉक हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए राउंड 1 में अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, वे 2 चीज़ हो सकता है। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं। अगर सीट अलॉट होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर सीट अलॉट होता है तो आप उस सीट को, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, और वो फ्री एग्ज़िट होता है। इस फ्री एग्ज़िट करने का मतलब है कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000 या 10,000, वो आपका कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब फ्री एग्ज़िट आप वो छोड़ भी दोगे। छोड़ने का क्या मतलब है कि आपको जो सीट मिला, आप उस सीट को पे क्लेम ही नहीं किए, मतलब आप कॉलेज पे गए ही नहीं रिपोर्ट करने के लिए। तो कॉलेज पे नहीं गए, या फिर अभी जो इस बारी रूल आया है कि आपका जब कॉलेज अलॉट होगा तो उसके बाद आपका जो भी कह सकते हैं आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो ऑनलाइन पहले अपलोड होगा। जब वो ऑनलाइन अपलोड करोगे उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है कॉलेज पे और वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो आप रिपोर्ट ही ना करो, उससे बढ़िया है उससे पहले आप कॉलेज डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं करोगे तो आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट होगा, आपका उसमें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा अगर आप कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो। तो अब ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने का 2 तरीका है। एक तो है अपग्रेडेशन में जाकर के, एक होता है नो अपग्रेडेशन नहीं करना है। अपग्रेडेशन कौन नहीं करेंगे? अब भाई जिनको एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स दिल्ली मिल गया, वो क्यों अपग्रेडेशन करेंगे? जिनको एम्स पटना चाहिए, पीएमसीएच चाहिए, उनको पीएमसीएच मिल गया, वो अपग्रेडेशन नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैं इस पे ध्यान बहुत अच्छे से फिर से बोलना चाहूँगा। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है? जो लोग पार्शियल ड्रॉप लेके रखे हैं, पार्शियल ड्रॉप ले रखे हैं, मतलब जो लोग बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस या फिर वेटनरी कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर कॉलेज में जमा है और अगर आप चाह रहे हो कि बोनाफाइड पे आप काउंसलिंग करवा लोगे
तो नहीं होगा इस बारी। अब रूल चेंज हो चुका है, आप अपने कॉलेज में जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो। अगर आपको सीट मिल रहा है, अगर आपको पता है कि सीट मिल रहा है, तो आप कॉलेज जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे लगता है इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवा करके रखने हैं। आपका बोनाफाइड इशू नहीं, जो बोनाफाइड कॉलेज से हुआ है, निकला है, वो नहीं वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको अब नो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। नो अपग्रेडेशन वो करेंगे जिनको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल गया। अब अपग्रेडेशन में वो जा सकते हैं जिनको कॉलेज अभी चाहिए कि भाई मिला है लेकिन मुझे बेहतर चाहिए। तो उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है कि आपको पहले सारे भी ओरिजिनल, सारे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड करना है, और उसके बाद कॉलेज पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर के टाइम पे आपको अपग्रेडेशन के लिए यस कर देना है, ठीक है, कि मुझे अपग्रेडेशन चाहिए राउंड 2 में, ठीक है। जो अपग्रेडेशन में नहीं जाएंगे उनका काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगा। राउंड 1 में उनको कॉलेज मिल गया, वो एडमिशन ले लिया, वहीं से उनका क्लास चालू हो जाएगा। 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है MBBS 2023 सेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में क्या होगा कि अब राउंड 2 में जो वैसे कैंडिडेट जो जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर कर नहीं पाए, हो सकता है उनका पेमेंट रुक गया हो सकता है वो लेट हो गए हों, तो उसके कारण से वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर और दूसरे होंगे जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है। अब रजिस्टर कर रखा है, देखिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं वो उनका भी क्या है कि चॉइस फिल करेंगे, लॉक करेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको BDS BMS BHMS BDS BMS तो इसमें होगा नहीं, BDS या फिर MBBS को छोड़ करके कोई जो अदर कोर्सेज जैसे नर्सिंग, ये सब नहीं लेना है, तो अगर आप उसको डालो ही मत चॉइस में, क्योंकि जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया किसी भी राउंड में, और अगर आप छोड़ते हो तो आप स्टे राउंड से बाहर हो जाओगे। आप अंतिम वाला राउंड है उसमें आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, ठीक है। किसी भी राउंड में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप स्टे राउंड से बाहर हो जाओगे, ठीक है। आप लो या नहीं लो, आपको स्टे राउंड में काउंसलिंग करने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेश रजिस्टर फॉर न्यू कैंडिडेट्स ये राउंड 2 में सबसे पहला होगा, जिसमें कि आपको चॉइस भरना है, लॉक करना है। अब ओल्ड रजिस्टर कैंडिडेट के लिए क्या है, ओल्ड रजिस्टर कैंडिडेट मतलब वो हैं जो एक थे जिनको सीट मिला ही नहीं था राउंड 1 में, या फिर जिनको मिला था वो अपग्रेडेशन के लिए चल गए थे। तो राउंड 1 में जिनको सीट नहीं मिला वो भी चॉइस फिल करेंगे, लॉक करेंगे, फिर से उनका काउंसलिंग चालू होगा। राउंड 2 में और जिन वैसे कैंडिडेट जिनको सीट मिला था और अपग्रेडेशन में जाएंगे वो भी चॉइस फिल करेंगे, ठीक है, वो भी चॉइस फिल करेंगे और उसके बाद लॉक कर देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ तक। अब आएगा राउंड 2 का रिजल्ट। अब राउंड 2 का रिजल्ट में दो चीज़ हो सकती है, या तो सीट अलॉट हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मॉपअप के लिए आपको मॉपअप इस बार होगा नहीं, राउंड 3 होगा, तो राउंड 3 के लिए वेट करना। अगर राउंड 2 में रिजल्ट में आपको अलॉटमेंट मिलता है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला हो या फिर अपग्रेडेशन हुआ हो। अपग्रेडेशन हुआ होगा कि राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला आपने अपग्रेडेशन में डाला और आपको राउंड 2 में अपग्रेड हो गया सीट, ठीक है। अब जब जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है वो तो क्या करेंगे, जैसे पहला प्रोसीजर था कि ऑनलाइन अपना सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद ऑफलाइन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे और एडमिशन करवाएंगे। लेकिन जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिला है, मतलब राउंड 1 का कॉलेज को अपग्रेड हुआ है, ठीक है, उनको क्या करना है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले रिलीविंग लेटर लेंगे, जहाँ से आपको पहले जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है वहाँ से आपको ऑनलाइन, कोई भी ऑफलाइन नहीं जाना पड़ेगा जैसे स्टेट में होता है, वैसे इसमें MCC में ऑनलाइन आपको रिलीविंग लेटर निकालना है वहाँ से पहले तो, कि मैं इस कॉलेज को छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँगा, ये करके फिर आपको रिलीविंग लेटर लेना है। फिर उसके बाद अपना जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आपको एडमिशन करवाने जाना है अपने न्यू अलॉटेड कॉलेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब न्यू अलॉटेड कॉलेज पे जाओगे तो आप वहाँ पे फिर से राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन में जा सकते हो, या तो आप उसको चूज करके बस क्लोज भी करवा सकते हो कि नहीं भाई मेरे लिए यहाँ ठीक है। अब जिनको मान लीजिए पहले राउंड में मौलाना आजाद मिला था, दूसरे राउंड में एम्स दिल्ली मिल गया और उनको एम्स दिल्ली ही चाहिए था, वो क्यों जाएंगे अपग्रेडेशन में, नहीं जाएंगे, वो वहीं पे अपना काउंसलिंग बंद करवा लेंगे। लेकिन जिनको अभी भी अपग्रेडेशन करवाना है वो राउंड 3 के लिए वहाँ पे अपग्रेडेशन करवाएंगे, बोलेंगे यस मुझे करना है। अब आएंगे वैसे कैंडिडेट जो इस सीट को छोड़ेंगे, मतलब जो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, तो जो रिपोर्ट नहीं करेंगे या फिर जो इस सीट को सरेंडर करेंगे, उनका क्या होगा, सिक्योरिटी मनी जो था वो फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफिट मतलब आपका सिक्योरिटी मनी खत्म हो जाएगा। आपका जो सिक्योरिटी मनी था 5,000 या 10,000 वो आपका खत्म हो जाएगा, और वो आप फिर भी आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल तो रहोगे, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, तो राउंड 3 में फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जो सीट अलॉट हुआ है उसको आप सरेंडर भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर सरेंडर कौन करेंगे, सरेंडर वो करेंगे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। मतलब जिनको जो सीट अलॉट हुआ वो आप सरेंडर भी कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे अगर नहीं भी जाते हो, रिपोर्ट करने भी नहीं भी जाते हो, तो आप
क्या सिक्योरिटी मनी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर राउंड थ्री में। राउंड थ्री में क्या होता है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप आराम दो, फिर इसमें दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे राउंड वन में या राउंड टू में, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। या फिर उनके लिए भी जिन्होंने राउंड टू में रिपोर्ट नहीं किया, जिनका सिक्योरिटी फॉरफिट हो चुका है, जो मतलब राउंड टू में रिपोर्ट नहीं किया या फिर सीट को सरेंडर किए हैं, वो भी फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। या फिर अब आएंगे ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो होंगे जिनको सीट राउंड वन या राउंड टू में अलॉट ही नहीं हुआ था, जिनको राउंड वन राउंड टू तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, वो थे ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो होंगे जो कि नए कैंडिडेट होंगे और राउंड टू में या फिर राउंड टू में जिनको सीट मिला था लेकिन वो छोड़ दिए, उनको लेने का मन नहीं था, वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो होंगे, वो ये दोनों कैटेगरी के जो लोग होंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले और ओल्ड रजिस्टर करने वाले, वो दोनों क्या करेंगे, चॉइस फिल करेंगे, लॉक करेंगे। फिर चॉइस फिल लॉक करने के बाद फिर उसके बाद अब मैं ये फिर से सजेशन दे रहा हूँ कि वही चॉइस डालिएगा जो कि आपको चाहिए। मतलब अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आप वहाँ पे एडमिशन लोगे। जैसे ही अगर आपको अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं लिया, आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते, चाहे वो आपको स्टेट में अलॉट होता है या फिर आपको सेंटर पे अलॉट होता है। आपको अगर अलॉट हो गया और आप एडमिशन लो या ना लो, आप स्टे राउंड से बाहर हो जाते हो। तो मैं बता रहा हूँ जो भी वही चॉइस डालिए जिसपे कि आपको सीट में अगर अलॉटमेंट हो गया तो आप जाओगे, वो ही सीट डाली, नहीं तो स्टे से बाहर हो जाते हैं आप। ठीक है, तो अगर चॉइस फिर लॉक करने के बाद आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में दो तरीके हो सकता है, या तो सीट अलॉट हुआ है, न्यू अलॉटमेंट हुआ जिनका कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या फिर अपग्रेड हो गया राउंड टू से राउंड थ्री में अपग्रेड हुआ। अब जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुआ वो स्टे राउंड के लिए अभी तक एलिजिबल है, स्टे राउंड के लिए अभी तक एलिजिबल है। लेकिन जिनको सीट अलॉट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, अब उनके पास दो ऑप्शन है, डिड नॉट ज्वाइन या फिर ज्वाइन। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका फिर से सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होता है। मतलब जो राउंड टू में ज्वाइन भी नहीं किए हैं, राउंड थ्री में भी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको दो दो बार सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, दोनों बार सिक्योरिटी उनका खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनको यहाँ पे फ्रेश अलॉटमेंट भी मिला था और वो भी ज्वाइन नहीं किए, तो उनका भी सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उनका वहाँ पे MCC से काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। अब वो कहाँ जा सकते हैं, जो राउंड थ्री के स्टेट ऑल इंडिया कोटा का अगर सीट को वो छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, तो उनके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचेगा कि वो स्टेट के मॉपअप में जाकर के सीट ले। अगर उनका स्टेट के मॉपअप में भी सीट नहीं मिलता है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे आगे, उनको इस साल कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि जिनको सीट मिला राउंड थ्री में, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो गया। अब वो फर्दर स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टे राउंड के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जिनको राउंड थ्री तक ना ही स्टेट में ना ही सेंटर में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है। आप ज्वाइन करो या नहीं करो, एडमिशन लो या नहीं लो, भले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलॉटमेंट ही नहीं होना चाहिए, तभी आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल है। यही लास्ट ईयर तक भी था, लेकिन इस बार बस एक एक्स्ट्रा बना है कि स्टे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने को मिलता है। अच्छा, अब जो ज्वाइन कर लिए हैं, चाहे वो उनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, तो वो भी क्या करेंगे, जाकर के सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, फिर उसके बाद आप ऑफलाइन जाकर के रिपोर्ट कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जिनको अपग्रेड हुआ है वो फिर क्या करेंगे, राउंड टू में जो सीट अपग्रेड होगा था, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, वहाँ से फिर से आपको ऑनलाइन ही रिलीविंग लेटर निकालना है, फिर उसके बाद आपको नए कॉलेज पे जाना है और वहाँ से एडमिशन ले लेना है। इनका यहाँ तक काउंसलिंग खत्म हो गया। अब आते हैं स्टे राउंड में। स्टे राउंड के लिए एलिजिबल कौन थे, मैंने बताया कि जिनको ना ही राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, स्टेट में राउंड वन, स्टेट में राउंड टू या फिर राउंड थ्री, किसी भी राउंड में अगर कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है अभी तक, तो ही आप स्टे राउंड में आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको अलॉट हुआ हो चुका है और आप एडमिशन भी नहीं लियो, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो स्टे राउंड के लिए। इसमें भी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें एक चीज़ अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कि उसमें जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है कि जो पहले से रजिस्टर्ड थे, जैसे लास्ट ईयर जो क्या होता था कि जो पहले से रजिस्टर्ड थे मॉपअप राउंड में, उनको कॉलेज नहीं मिलता था तो उनको स्टे राउंड में सिर्फ चॉइस लॉक करना होता था। मतलब चॉइस भी नहीं बनाना होता था, चॉइस तो जो मॉपअप का चॉइस होता था वही चॉइस कैरी फॉरवर्ड हो जाता था स्टे में। मतलब एक ही चॉइस में से आपको जो मॉपअप में आपने चॉइस डाला है उसी के हिसाब से स्टे भी होगा आपका। लेकिन इस बार क्या लिखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुड बी डन लिखा गया है। मतलब हो सकता है इस बार सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़े स्टे राउंड में, जैसे कि स्टेट में होता है। तो स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, उसमें भी चॉइस फिल कीजिए, लॉक कीजिए। अगर इसमें सीट नहीं अलॉट हुआ तो आपका उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप से मतलब दिक्कत क्या नहीं है, यही लास्ट राउंड होगा काउंसलिंग का, तो अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपको भाई इस साल सीट ही नहीं मिला। लेकिन अगर सीट अलॉट हो गया है
तो अगर सीट अलॉट हो गया है तो आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कीजिए वैसे ही जैसे कि आपको पहले काउंसलिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको आपको ऑनलाइन अपडेट करना है और मतलब अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जा करके कॉलेज पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है विद इन टाइम पीरियड जो गिवन है उसमें आपको जा करके एडमिशन ले लेना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर करके। लेकिन अगर सीट अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया, इसका एक इस बार भारी पेनाल्टी है। पहले का जो प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि आपको 2 साल तक एमसीसी के काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, एमसीसी के काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि अगर मान लीजिए एमसीसी काउंसलिंग से बाहर कर देते हैं तो लोग स्टेट के काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन जो फिर से रिवाइज्ड प्रोस्पेक्टस आया है, उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है, उसमें ये दिया गया है कि आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो अगर आपको स्टे राउंड में सीट अलॉट हुआ और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो अगला नीट आप नहीं दे पाओगे। ये बात आप समझ लीजिए। तो आप वही चॉइस डालिए जो कि आपको लेना है, नहीं लेना है तो आप चॉइस ही मत डालो, ठीक है। अगर जिनका अभी एक ही ड्रॉप है, जो भी या फिर जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो साउथ नहीं जाना चाहते, नॉर्थ वाले कैंडिडेट, तो वो चॉइस ही नहीं डालेंगे। समझ लीजिए, पहले ही बात अच्छे तरीके से सोच लीजिए कि आपको चॉइस ही नहीं डालना। अगर आपने चॉइस डाला और अगर आपने कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तो आप अगले साल का नीट ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा। अलॉटेड सीट आप कोई भी हो सकता है, इसमें बीडीएस हो सकता है, बीएससी नर्सिंग हो सकता है, एमबीबीएस हो सकता है। आप इन तीनों कोर्सेज में से अगर आप कोई भी सीट आपने दिया है और कोई भी अलॉट हो गया है स्टे राउंड में, और अगर आप कोई भी इन तीनों में से भी अगर आपने स्टे राउंड में लिया और इन तीनों में अगर बीडीएस भी आपको अलॉट हुआ और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, नर्सिंग भी अलॉट हुआ अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपका नीट 2024 में आप अपियर ही नहीं हो पाओगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी यही था कि कैंडिडेट ये ध्यान रखिएगा वो वाला कि कौन क्या क्या चॉइस डालना है। नहीं समझ में आता है तो एक्सपर्ट्स की राय ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट गॉट अलॉटमेंट इन एनी सीट आइदर इन एमसीसी और इन स्टेट काउंसलिंग इन एनी राउंड। कोई भी राउंड में, किसी भी राउंड में उनको सीट अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब रिजल्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं स्टे राउंड के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 मतलब स्टे राउंड के बारे में मैंने पूरी अच्छी तरीके से बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि बाकी सभी यूट्यूबर्स छोड़े हैं शायद, ठीक है, तो मैं उस पर बात करूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन सेकेंड राउंड और सब्सिक्वेंट राउंड्स एंड डज नॉट ज्वाइन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड राउंड, थर्ड से आगे कोई भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होता है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको हर एक राउंड में, अगर राउंड 2 में सीट ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ भी आपको सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। राउंड 3 में फिर से आपने सिक्योरिटी डाला और फिर से ज्वाइन नहीं किए तो फिर आपका सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी एक तो इससे खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे रीजन के कारण, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट ढंग से आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हो, ठीक है, राउंड 2 में आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, या फिर कोई मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के समय पे आपसे कुछ गलती हुआ जिसके कारण से आपका एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय में जो गलती किया वो गलत नाम से, मतलब गलत जो भी हुआ, चाहे डेट ऑफ बर्थ का हो चाहे नाम हो, वो आपके पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, तो उस डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहने के कारण अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी गलतियां से भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आगे। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वाज इनिशियली डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आप अपने अकाउंट से कीजिएगा, अपने बैंक से कीजिएगा, ताकि वापस आए तो आप ही के अकाउंट में आ जाए। इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड, या फिर ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो कि अगर आप लास्ट लाइन में, इफ कैंडिडेट डज नॉट लॉक द चॉइस सबमिटेड बाय हिम और हर, इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड एज पर शेड्यूल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3, यस, कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला है और आपने ज्वाइन ही नहीं किया, ज्वाइन तो छोड़ो रिपोर्ट ही नहीं किया, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप राउंड 3 में आप फिर से पेमेंट कर करके सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों दे कर करके आप फिर से राउंड 3 में जा सकते हो। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन नॉन एलिजिबल ड्यू टू इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जो नॉन एलिजिबल हो गए हैं वो राउंड 2 में नहीं जा सकते, या फिर जो राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर ही नहीं किए वो भी नहीं जा सकते, ठीक है। अब आते हैं आफ्टर आई ज्वाइन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ AIQ, या जो भी क्या
मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ या सीट छोड़ सकता हूँ। तो थर्ड में वंस यू जॉइन थर्ड राउंड सीट, यू विल नॉट बी अलाउड टू वैकेट फ्रॉम अलॉटेड थर्ड राउंड सीट, ठीक है। अगर आपने थर्ड राउंड में सीट को रिपोर्ट कर दिया, मतलब आपने ज्वाइन कर लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो आप तो छोड़ ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपको अलॉट हुआ है सीट में, सीट को अलॉट हुआ है और आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट खत्म हो जाएगा, प्लस आप फर्दर राउंड मतलब स्टेज वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो समझ लीजिए, राउंड थ्री में अगर आपको सीट मिल गया और आपने एडमिशन ले लिया, तो अब आप उस सीट को छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप वहाँ पे छोड़ नहीं सकते उस सीट को। लेकिन अगर आपको सीट मिलता है और आप रिपोर्ट ही नहीं किए, तो आपको क्या होगा कि आपको स्टे राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, इफ़ आई ऑप्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, वेदर माई सीट अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड और प्रीवियस राउंड विल बी कैंसल्ड। अगर सेकेंड या थर्ड राउंड में आप जा रहे हो, तो क्या आपका पिछला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखा गया है, इफ इन केस यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन सेकेंड राउंड, यू विल रिटेन अर्लियर अलॉटेड सीट इन राउंड वन। मान लीजिए राउंड वन में आपने जो सीट लिया, उसके बाद जब सेकेंड राउंड में आप चॉइस दे रहे हो, तो आपने बढ़िया कॉलेज का दिया है। मतलब मान के चलो, अगर आपको पीएम से सीट मिला है, तो आप उसके ऊपर के एम्स दिल्ली, एम्स जो भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज था, वो आपने चॉइस में डाला। और आपके दिए हुए चॉइसेस में से आपको अगर सीट नहीं मिल रहा, वहाँ पे सीट खाली नहीं था, तो आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, और वो राउंड वन का जो अलॉटेड सीट था वही आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपको राउंड वन का ही सीट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपको जो सेकंड में अलॉट हुआ था वही रह जाएगा। हाउएवर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ अ सीट इन सेकंड और थर्ड राउंड, द अर्लियर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड रिस्पेक्टिवली विल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड एंड अलॉटेड टू अनदर कैंडिडेट। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो आपको जो राउंड टू में अपग्रेडेशन हुआ, तो राउंड वन वाला सीट खत्म हो जाएगा। राउंड थ्री में अपग्रेडेशन हुआ, तो राउंड टू वाला सीट खत्म हो जाएगा, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए चॉइसेस आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप अपने बेटर कॉलेज का डालिएगा। ये नहीं कि राउंड वन में जो सीट मिला है उससे लो लेवल का कॉलेज आप गलती से डाल दे रहे हो और आपको वो अलॉट हो गया, तो आपका बेहतर वाला सीट खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट राउंड, कैन आई ज्वाइन द कॉलेज डायरेक्टली। ये बता दे रहा हूँ मैंने पहले भी बताया है कि नहीं, इसमें आपको क्या करना है कि ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर पहले लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एमसीसी सॉफ्टवेयर से आपको लेटर लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वहाँ से दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करना है। बताते हैं, इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी। अब देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आप एससी और एसटी थे, आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं था, और अब आप एससी एसटी तो छोड़िए, अब आप हाँ, तो जो जिन्होंने सीट पकड़ के बैठ जो सीट पर ले रखे हैं, कहीं पे एडमिशन ले रखे हैं, वो स्टे राउंड में नहीं जा सकते। या फिर जो जिन्हें कहीं भी सीट अलॉट हुआ था और वो रिपोर्ट नहीं किए थे, कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी आर नॉट रिपोर्टेड, तब वो स्टे वैकेंसी, जिनको सीट अलॉट हुआ है राउंड थ्री में, वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं किया, तो स्टे वैकेंसी में वो नहीं जा सकते, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो देखिए, जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मतलब एडमिशन लेने के लिए, वो ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाई एमसीसी, एडमिट कार्ड,
रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा तो, ठीक है। और उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10+2 का मार्कशीट चाहिए, 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। यही सब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है देख लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं कि अगर आपका स्पेलिंग नेम किसी डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना कोर्ट से कि जो ये नाम डॉक्यूमेंट में लिख रखे हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म में रखा हुआ है वो दोनों सेम है, ठीक है, एक ही लोग का है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बनवा लेना है। फिर ये वाला मैंने बात बता दिया है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो क्या होगा, तो आपको भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, पढ़ लीजिएगा ढंग से। लास्ट दूसरा पैराग्राफ, कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद एनी अदर इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एंड कम फॉर एडमिशन विथ अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर डिपॉजिटेड विद द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भाई ऐसे मत जाइएगा, आपको भगा दिया जाएगा, सीधे मैं बता रहा हूँ, आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही आपका जो छोटी-छोटी बातें थी, मुझे समझ में आती है कि आपको जानना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लगभग बाकी सारे यूट्यूबर्स तो बाकी सारे बात बता ही दिया। मैंने थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा जो मुझे लग रहा था कि छूटा हुआ होगा, मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। स्टे वैकेंसी वाले में जो रूल था वो ध्यान से देखिएगा कि मैंने बोला था कि किसी भी राउंड में अलॉटमेंट मिला हो, ये थोड़ा-सा दिक्कत है। यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी, वहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है। राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज कैंडिडेट ने सीट लिया है, मतलब सीट अलॉट हुआ है और वो रिपोर्ट नहीं किए हैं, तब वो स्टे वैकेंसी में नहीं एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिनको भी पेड सर्विस लेना है, अगर आप बिहार से हैं तो ये जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है 9430668717, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको मैं 1500 में आपका सारा सर्विस, पेड सर्विस दे रहा हूँ, आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, जो भी कमी हो रही है मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट बना लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।